Hello students, I'm Sunanda Mani and I'm here to take up another chapter with you, the interview. इंटरव्यू चैप्टर में जो हमें लेखक है उसने डिफरेंट लोगों के व्यूज़ बताए हैं कि जब उन्हें इंटरव्यू देनी है वो कैसे महसूस करते हैं। इसको दो पार्ट्स में उसने रखा है। फर्स्ट पार्ट में उसने इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके क्या व्यूज़ हैं वो बताया है, और सेकंड पार्ट में अम्बर्टो इको एक राइटर है उसकी इंटरव्यू के बारे में बताया है। अब राइटर का ऐसा मानना है कि इंटरव्यू डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से समझ में आती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये हमें मौका मिला है जिससे हम अपने दिल की बात कर सकें और हम लोगों के करीब आ सकें, या यही एक तरीका है कि लोग आपकी अंदर की ज़िंदगी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में जान सकें, क्योंकि वो आपकी जो फेमस आप जिस चीज़ के लिए हो वो चीज़ तो पब्लिक के सामने आती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ की हैं, जिन्होंने इन चीज़ों को, जिन्होंने उस टैलेंट को अफेक्ट किया या असर किया या जिसकी वजह से आप ऐसे बने, वो बातें हमें तभी पता चलेंगी अगर कोई इंटरव्यू के माध्यम से तुम्हें बताएगा। लेकिन बहुत से बड़े राइटर्स या बड़ी फेमस पर्सनालिटीज़ ऐसी हुई हैं जिन्हें ये लगता है कि इंटरव्यू एक तरह से हमारी प्रिवेसी में इंटरफेरेंस है, और लोगों के कईयों के बहुत एक्सट्रीम व्यूज़ रहे हैं। आइए हम फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि डिफरेंट लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में। It is hardly surprising that opinions of the interview, of its functions, methods and merits vary considerably. Vary means change. So लोग इसके functions या इसकी merits, advantages different तरीके से perceive करी जाती है। different लोगों के different views हैं। Some might make quite extravagant claims for it being in its highest form a source of truth and its practice and art. कुछ लोग कहते हैं कि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रुथ है, यानी कि जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठ के कुछ बोल रहे हो तो शायद आप सबसे ज़्यादा सच बोल रहे हो, और इंटरव्यू लेना या इंटरव्यू देना दोनों ही एक आर्ट हैं, दोनों ही एक कला हैं जो हर इंसान के बस का नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला भी आपको ऐसे सवाल ही पूछेगा जिससे पब्लिक को कोई इंटरेस्ट हो। वो आपकी बहुत ही प्राइवेट सवाल नहीं पूछता है, वो आपको पर्सनल ज़िंदगी में से वो सवाल पूछना जिनसे आपके टैलेंट पे असर हुआ हो, या आप जितने टैलेंटेड बने हो वो किस तरह से बने हो, वो ऐसी बातें आपसे पूछेगा। दैट मीन्स इंटरव्यू लेना और इंटरव्यू देना भी एक स्किल है। अब कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। अदर्स, यूजुअली सेलिब्रिटीज़ मीन्स फेमस लोग, हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम शिकार हो गए हैं इंटरव्यूअर्स के। might despise means hate, नफरत करना, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives. Intrusion means interference. उन्हें ऐसा लगता है दखल अंदाजी है ये उनकी ज़िंदगी में। unnecessary, unwarranted means unchecked. उन्हें ऐसा लगता है कि कोई इंटरव्यू अगर हमारी ले रहा है तो हमारी ज़िंदगी में वो दखल अंदाजी कर रहा है। और बहुत लोगों ने एक्सट्रीम व्यूज़ भी उसके बारे में दिए हैं। एक ऐसा राइटर हैं V.S. नेपॉल, और वो क्या कहते हैं, ही फील्स दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय द इंटरव्यूज़ एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। उसे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को घातक हो जाते हैं और उनको घाव लगते हैं ऐसी इंटरव्यू से, एंड वो अपनी पर्सनल लाइफ का कुछ एक हिस्सा खो बैठते हैं अगर वो आम पब्लिक के साथ उसे शेयर करते हैं। लुई कैरल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड बहुत ही फेमस एक फेरी टेल टाइप है जिसके राइटर हैं लुई कैरल। उन्होंने अपने इंटरव्यू के बारे में क्या कहा, उन्होंने ये कहा दैट
इट इज़ जस्ट अ हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था, हॉरर फील होता था, नफ़रत होती थी। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और वो कभी भी इस बात के लिए नहीं माने कि कोई उनकी इंटरव्यू ले। It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. और उनको ये डर लगता था कि कोई बेकार में उनको बहुत बड़ा बना देगा, लायनाइज कर देगा, बहुत डरावना या बहुत बड़ा बना के पेश करेगा, और शायद वो इसीलिए किसी भी अपने एक्वेंटेंस, फ्रेंड्स या ऑटोग्राफ लेने वालों को पहले नहीं मिलते थे। Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. अब Rudyard Kipling ने इससे भी ज़्यादा वो नफ़रत वाला कमेंट दिया था इंटरव्यू के बारे में। एक बार उनकी वाइफ ने 14 अक्टूबर 1892 में जब कोई उनकी इंटरव्यू लेने आ रहा था तो उन्होंने कहा देयर डे वाज रेक्ड। रेक्ड मीन्स बर्बाद, कि उनका दिन बर्बाद कर दिया दो रिपोर्टर्स ने वहाँ पे बोस्टन से आके उनकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफियर करा और उनका रूटीन खराब कर दिया। She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral." उसने कहा कि मेरे हस्बैंड ने उन रिपोर्टर्स से कहा कि मैं क्यों इंटरव्यू नहीं देना चाहता, क्योंकि ये इमोरल है, अनैतिक, यानी कि ये मॉरल नहीं है। इट इज़ अ क्राइम, उन्होंने कहा, रुडयार्ड किपलिंग ने ये कहा कि ये एक क्राइम है, गुनाह है, इंटरव्यू लेना एक गुनाह है। Just as much of a crime as an offense against my person as an assault and just as much merits punishment, और इसके लिए भी एक सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे कोई गुनाह करने के लिए सज़ा मिलती है, इसी तरह से इंटरव्यू लेने वालों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। इट इज़ अ कावर्डली एंड वाइल। कावर्डली मीन्स जो डरपोक होते हैं, जो कायर होते हैं, और वाइल मीन्स नॉट सिविलाइज्ड। ये कोई सभ्य समाज का असूल नहीं है कि आप किसी के इंटरव्यू ले लो। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट। वो कहता है ना तो कोई इज्जतदार इंसान इंटरव्यू के लिए किसी को कहेगा और ना ही कोई देगा। Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain, जबकि उन्होंने खुद मार्क ट्वेन की इंटरव्यू ली थी एक बारी, लेकिन खुद को इंटरव्यू देने के लिए वो कभी भी राजी नहीं हुए। H.G. Wells, ये एक और राइटर थे, in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal, but was a fairly frequent interviewee and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. अब वैसे वो उसको इंटरव्यू को एक मुसीबत मानते थे, लेकिन खुद वो इंटरव्यूज़ लेते थे, और 40 इयर्स के बाद उन्हें जोसेफ स्टेलिन की इंटरव्यू लेते हुए पाया गया। अब सॉल बेलो, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe। और सॉल बेलो जो कि काफ़ी इंटरव्यूज़ देते थे, फिर भी उन्होंने एक बारी इंटरव्यू में कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी विंड पाइप पे, सांस लेने वाली नली पे किसी ने अंगूठा दबा दिया, यानी कि घोट दिया, उसका गला घोट दिया। उसे ऐसा लगता था, सफोकेटिंग फील होता था उसे इंटरव्यूज़ के लिए। These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews. Dennis Bryan has written, almost everything of the moment reaches us through one man asking questions of another. Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence. और कुछ राइटर्स का ऐसा मानना था कि जो लोग इंटरव्यू लेते हैं वो कुछ सवाल पूछते जाते हैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते जाते हैं, और इस तरह से वो एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, एक पावरफुल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जो कि कोई और नहीं कर पाता। सो दैट मीन्स उन्हें ऐसा लगता था कि जो इंटरव्यूअर है वो बहुत पावरफुल हो जाता है इंटरव्यू लेते टाइम। इस पार्ट 1 में तकरीबन राइटर ने
नेगेटिव व्यूज़ बताए हैं इंटरव्यू देने वालों के बारे में कि जो फेमस पर्सनालिटीज़, फेमस राइटर्स हैं, वो इंटरव्यू देने से पहले कैसा महसूस करते थे। अब पार्ट 2 में अम्बर्टो इको एक राइटर था जिसके बारे में जिससे इंटरव्यू ली जाती है और उसके बारे में ये बताया जाता है कि वो इंटरव्यू देने से नहीं घबराता था या उसको नापसंद नहीं थी। वो इंटरव्यू के माध्यम से अपने व्यूज़ शेयर करता है और बहुत अच्छे से इंटरव्यू देता है। और इसमें उसके डायलॉग्स हैं। वो एक बहुत ही फेमस राइटर था, मुकुंद पद्मनाभन। द हिंदू एक न्यूज़पेपर है, उसमें काम करने वाला एक इंसान उसकी इंटरव्यू लेने जाता है। उसका नाम है मुकुंद पद्मनाभन। वो कुछ ऐसे उससे सवाल पूछता है जिससे शायद पब्लिक को फ़ायदा हो सके। सबसे पहला सवाल वो उसे ये पूछता है, उसने अम्बर्टो इको ने एक नावल लिखा था, द नेम ऑफ द रोज़, विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज़, जिसने बहुत ज़्यादा सेल हुई थी उसके वो नॉवेल्स, और उसी की वजह से वो इतना फेमस हुआ था। उस नावल के फेमस होने के बाद ही ये द हिंदू का जर्नलिस्ट उससे इंटरव्यू लेने जाता है और सबसे पहले उसे ये पूछता है कि आप इतने काम कैसे कर लेते हो। तो अम्बर्टो इको कहता है कि मैं सिर्फ इम्प्रेशन ऐसा देता हूँ कि मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं एक ही काम करता हूँ और वो मैं लिखता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, आप तो बहुत कुछ लिखते हो, कभी नावल लिखते हो, कभी स्टोरीज़ लिखते हो, कभी पोएम्स, कभी कुछ, तो ये सब कैसे कर लेते हो? क्योंकि जनरली जो एक राइटर होता है वो एक ही तरह की चीज़ लिखता है। अगर वो नावल लिख रहा है तो वो नावल ही लिख पाता है, वो स्टोरी लिख रहा है तो स्टोरी ही लिख पाता है, प्रोज़ लिखता है तो प्रोज़ ही लिख पाता है, लेकिन आप सब कुछ कर लेते हो, तो ये कैसे करते हो? तो अम्बर्टो इको उस बात का जवाब देता है कि मैं बेसिकली एक ही चीज़ करता हूँ कि मेरे हर लिखने के पीछे एक मॉरल लेसन होता है, जिसे मॉरल मैसेज होता है, जिसे मैं पब्लिक तक पहुँचाना चाहता हूँ। और उस मैसेज को पहुँचाने के लिए मैं किसी भी तरह से वहाँ पे पहुँचता हूँ और किसी भी तरह से लिखता हूँ, और लोगों को लगता है मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं तो सिर्फ लिखता हूँ। I have some philosophical interests and I pursue them through my academic work and my novels. Even my books for children are about non-violence and peace. You see the same bunch of ethical philosophical interests. तो अगर मैं बच्चों के लिए कोई स्टोरी लिख रहा हूँ या मैं कोई नावल लिख रहा हूँ तो मैं उसी थीम को, उसी मैसेज को परस्यू करता हूँ और लोगों को लगता है मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। और फिर उसने कहा कि मेरी एक सीक्रेट है। एक सीक्रेट क्या है कि मैं खाली स्पेसेस को यूज़ करता हूँ। वो कहता है पूरे यूनिवर्स में एटम्स जो हैं वो बहुत फैले हुए हैं और वो लूजली पैक्ड हैं, यानी कि उनके बीच में बहुत सी जगहें हैं, और अगर हम उनको इकट्ठा कर लें तो वो टोटल जो यूनिवर्स है वो हमारे हथेली जितना बन जाएगा। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सी खाली जगहें हैं, खाली पल हैं। मैं उन खाली पलों को भी यूज़ करता हूँ। और वो बहुत अच्छी एग्जाम्पल देता है अम्बर्टो इको। वो उस जर्नलिस्ट से बताता है कि जैसे मुझे पता लगा कि तुम ऊपर आ रहे हो एलिवेटर से, लिफ्ट से ऊपर आ रहे हो, मैं तुम्हारा जितने टाइम में इंतज़ार कर रहा था मैंने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया और कुछ लिख डाला। दैट मीन्स अम्बर्टो इको ये कहना चाहता है कि वो टाइम नहीं वेस्ट करता था बिल्कुल भी, और ये एक पब्लिक के लिए मैसेज उसने अपनी इंटरव्यू में से दिया कि हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। फिर मुकुंद ने उसे एक सवाल पूछा कि तुम्हारा जो लिखना है वो एक डिफरेंट तरह का होता है, चाहे तुम नॉन फिक्शनल राइटिंग लिख रहे हो या स्कॉलरली काम कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर एक प्लेफुल और पर्सनल क्वालिटी होती है, यानी कि उसमें पर्सनल टच होता है, और हर इंसान शायद वैसे नहीं लिख पाता। तो ये कैसे होता है? तो अम्बर्टो इको ने कहा कि जब मैंने अपना पहला थीसिस इटली में सबमिट करा था, जब मैं पीएचडी कर रहा था और मैंने अपना थीसिस सबमिट करा था, उस टाइम पे जनरली लोग क्या करते थे, पहले हाइपोथेसिस लिख देते हैं कि हम किस नतीजे पे पहुंचेंगे, और फिर अपना सब करते करते वो बोलते हैं कि हाँ हम उसी नतीजे पे पहुंच गए जो हमने प्रिडिक्ट करा था, यानी कि जो हमने पहले सोचा था हम भी उसी नतीजे पे, जो नतीजा होना चाहिए था हम उसी पे पहुंच गए। लेकिन मेरा डिफरेंट स्टाइल था लिखने का। मैंने पहले लिखा और फिर उसके बाद बताया कि मैं इस रिज़ल्ट पे पहुंचा हूँ।
मैंने ये बताया कि मैं क्या क्या किया और मैंने उस दौरान कितनी गलतियां करी और उन गलतियों को मैंने कैसे ठीक करा। और ये जो उसका थीसिस लिखने का स्टाइल था उसके प्रोफेसर को इतना पसंद आया कि उसने उसको एग्जाम्पलीफाई किया। और अम्बर्टो ईको को ये महसूस हुआ कि उसका लिखने का स्टाइल ये सबसे बेटर है कि आप एक पर्सनल टच देते हो, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बीच में लिखते हो और ये बताते हो कि इस दौरान आपने क्या क्या महसूस किया, क्या क्या गलतियां की और उन गलतियों को कैसे रेक्टिफाई करा। सो जो पर्सनल टच देने का जो उसने एक्सपीरियंस अपने थीसिस में सीखा, वही उसने अपनी राइटिंग करियर में अपनाया और इसीलिए उसकी जो बुक्स हैं वो इतनी पॉपुलर हुई। दैट मीन्स हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज पर्सनल। वो अपने तरीके, अपने एक्सपीरियंसेस बीच में ज़रूर लिखता था। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप अपने एक्सपीरियंसेस लिखते हो तो सुनने वाला या पढ़ने वाला उसे अपनी लाइफ से रिलेट कर पाता है और उसका इंटरेस्ट बना रहता है। फिर अम्बर्टो ईको बताते हैं, आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलिन बार्टर्स वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड that he was an essayist and not a novelist. He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do so. I never felt this kind of frustration. He says कि उसका एक फ्रेंड था जो एसेइस्ट था, एसे लिखता था और वो नॉवलिस्ट बनना चाहता था, नॉवल लिखना चाहता था, बट ऐसा होने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। लेकिन अम्बर्टो ईको कहते हैं कि मैं कभी भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं फील करा इस बात से। I started writing novels by accident. I had nothing to do one day and so I started. मेरे पास कुछ भी नहीं था करने के लिए तो मैंने नॉवल लिखना शुरू कर दिया और वो अचानक से नॉवल बन गया। दैट मीन्स मैंने कुछ भी इंटेंशनली मेहनत नहीं करी नॉवलिस्ट बनने के लिए। Novels probably satisfied my taste for narration और उससे उसका नरेट करने की जो इच्छा थी, जो कहानी सुनाने की इच्छा थी, वो पूरी हुई। अम्बर्टो ईको बताते हैं कि उन्होंने 40 ऐसी बुक्स या ऐसे नॉवेल्स लिखे हैं जो फेमस हुए हैं, स्कॉलरली वर्क्स जो उन्होंने लिखे हैं जो फेमस हुए हैं। और मुकंद उनसे पूछते हैं कि among them a seminal piece of work on semiotics but ask most people about. So अम्बर्टो ईको कहते हैं कि oh he is the novelist. Does that bother you? कि जब आप अच्छी पढ़ी लिखों वाली बातें भी करते हो तो लोग आपको नॉवलिस्ट के नाम से ही जानते हैं, क्या उसको आपको उस बात से तकलीफ़ होती है या नहीं होती? तो अम्बर्टो ईको कहते हैं यस, मुझे उस बात से तकलीफ़ होती है क्योंकि मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मानता हूँ जो सिर्फ संडेज़ को नावल लिखता हूँ। दैट मीन्स ही वांट्स टू बी नोन एज अ स्कॉलर। वो अपने आप को एक स्कॉलर के नाम से फेमस जानना चाहते थे, नॉट एज अ नॉवलिस्ट। एंड ही सेज लोग वहाँ पे खड़े होके क्लब्स में और पेन क्लब्स में और कॉफ़ी हाउसेस में बैठ के बहुत सारी डिस्कशंस करते हैं और ये और वो करते हैं। मैं उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करता, मैं सिर्फ अपना पढ़ाई तक मतलब रखता हूँ और मैं कुछ मीनिंगफुल चीज़ें भी लिखना चाहता हूँ। वो इसलिए लिखता हूँ कि बहुत लोग, मेजॉरिटी लोग नॉवेल्स पढ़ के खुश होते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मीनिंगफुल चीज़ें पढ़ के खुश होते हैं और उन मीनिंगफुल चीज़ों को पढ़ने के लिए मैं लिखता हूँ। एंड ही सेज कि उन्हीं मीनिंगफुल चीज़ों का एक एग्ज़ाम्पल है मेरा नावल द रोज़। वो कहता है कि जब मैंने उसको लिखा था, द नेम ऑफ द रोज़ को, वो एक सीरियस किस्म का नावल है और कहता है कि मैंने सब कुछ डाला। उसमें मेटाफिज़िक्स भी थी, थियोलॉजी भी थी, मेडिवल हिस्ट्री भी थी और इतना कुछ था कि लोगों को बहुत पसंद आया क्योंकि लोग हर टाइम पे ट्रैश या बेकार की कहानियाँ नहीं पढ़ना चाहते, वो मीनिंगफुल चीज़ें भी पढ़ना चाहते हैं। सो ऐसे कुछ लोग थे जो कुछ सीखना या समझना चाहते हैं उस नावल में से। उन्होंने उसको इतना पसंद किया और वो बहुत थोड़े हैं लेकिन फिर भी काफ़ी हैं
और 10 मिलियन कॉपीज़ उसकी बिकी, जो कि पहले उसे लगता था कि सिर्फ 3000 के करीब बिकेंगी, लेकिन अल्टीमेटली द पब्लिशर कुड सेल ओवर 10 मिलियन कॉपीज़। दैट मीन्स इट वाज अ ह्यूज सक्सेस, बहुत सक्सेसफुल हुआ उनका वो नावल। और शायद वो जब जर्नलिस्ट उनसे पूछता है कि उस नावल की सक्सेस का कारण क्या है, तो अम्बर्टो इको कहते हैं कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ। शायद वो कहते हैं कि सब कुछ हुआ कि उस टाइम पे उसका टाइम बिल्कुल ठीक था, वो आगे पीछे कभी पब्लिश हुआ होता तो शायद इतना फेमस ना होता। और उसमें सब कुछ था, मीनिंगफुल चीज़ें थी, मेटाफिज़िक्स थी, मेडिवल हिस्ट्री थी और मॉरल एक मैसेज था। सब कुछ होने की वजह से वो इतना सक्सेसफुल हुआ और इसीलिए अम्बर्टो इको इतने फेमस हुए। अब हम उनका ये पढ़ते हैं। सो लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइज मैन। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड while she loved my book, she did not expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or स्टडीज़ लैटिन, क्योंकि उसमें लैटिन भी थी, लैटिन लैंग्वेज भी थी। कैथीड्रल मीन्स बड़े बड़े चर्चेस जो होते हैं, वो उनके बारे में अमेरिका के लोगों को नहीं पता था। तो पब्लिशर को बहुत अच्छी लगी किताब, लेकिन उसने कहा कि मेरे को 3000 से ज़्यादा मैं शायद नहीं बेच पाऊँगी, और उसने इतना ही ऑर्डर दिया। So I was given an advance for 3,000 copies, but in the end it sold 2 to 3 million in the US only. सिर्फ USA में करीब 3 मिलियन कॉपीज़ बिकी उस नावल की। A lot of books have been written about the medieval past far before mine. I think the success of the book is a mystery. और अम्बर्टो इको को खुद ही नहीं पता कि उनका नावल इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ। Nobody can predict it. कोई इसको पहले से नहीं जान सकता कि उसका लिखा हुआ नावल इतना फेमस हो जाएगा। The name of the rose 10 years earlier or 10 years later, it wouldn't have been the same. Why it worked at that time is a mystery. So that is the way Umberto Eco puts things, कि मेरे को नहीं पता वो क्यों सक्सेसफुल हुआ। शायद बहुत अच्छा लिखा था, शायद उसका टाइम ठीक था, या शायद उसमें बहुत कुछ था जो लोगों के इंटरेस्ट का था, और यही कारण है कि वो इतना फेमस हुआ। दैट मीन्स अम्बर्टो इको ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी बुक को फेमस होने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। सिर्फ हमें ट्रैश या कोई टेलीविज़न के जैसे एपिसोड्स आते हैं या सोप ओपेराज आते हैं, इस टाइप की हर टाइम कहानियाँ, मनोरंजक कहानियाँ नहीं चाहिए होती। कुछ मीनिंगफुल चीज़ें आपके लिखने में होनी चाहिए। इसीलिए लोग उसको पसंद करते हैं, क्योंकि लोग हर टाइम सिर्फ मनोरंजन नहीं चाहते, बल्कि उसके अलावा कुछ मीनिंगफुल पढ़ना चाहते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आपको मैंने दोनों पार्ट्स अच्छे से समझाए हैं। यू कैन रीड देम एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।